हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी। अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हुए हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है जहाँ पे हम इसको पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं। और आज का हमारे जो चैप्टर का नाम है, इसका नाम है अपवाह। तो आज हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपवाह क्या होता है, अपवाह शब्द का मतलब क्या होता है। तो अपवाह शब्द एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब ये नदी तंत्र क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल कोई नदी आ रही है इस तरीके से, एक बड़ी नदी है जो इस तरीके से आ रही है। तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं। जब एक बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं तो बनने वाला जो तंत्र है, बनने वाला जो क्षेत्र है, उसको हम अपवाह कहते हैं। ये बना हुआ क्षेत्र, ये बना हुआ तंत्र जो है, इसको हम क्या कहते हैं? नदी तंत्र को हम अपवाह कहते हैं। और ये जो बड़ी नदियाँ होती हैं जिसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं अपना पानी जा कर के छोड़ती हैं। जैसे या तो समुद्र में छोड़ेगी, या फिर किसी खाड़ी में छोड़ेगी, या फिर यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये नदियाँ अपना पानी जो है वो एक जगह पर छोड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें चित्र में भी दिखाया गया है कि एक बड़ी नदी है और उसमें आकर के छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से इतना तो क्लियर हो जाता है कि आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पानी के बारे में। और पानी से रिलेटेड होती हैं हमारी नदियाँ, होती हैं हमारे समुद्र होते हैं, और दूसरी बात आती है हमारी झीलें होती हैं, तालाब होते हैं। तो इन सब में पानी होता है। ठीक है, तो आज हम नदियों के बारे में और झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार की नदियाँ होती हैं भारत में, ये जानना भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत का जो अपवाह तंत्र है वो किस तरीके से है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। किस आधार पर? भौगोलिक आधार पर भारत की नदियों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी नदियाँ होती हैं? एक तो हिमालयी नदियाँ होती हैं। कौन सी होती हैं? एक तो हिमालयी नदियाँ होती हैं, और दूसरी जो है वो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। वो नदी जो हिमालय से निकलती है उसको हम कहते हैं हिमालयी नदियाँ, और वो नदियाँ जो प्रायद्वीप भारत में बहती हैं उसको कहते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो देखिए, भारत का जो मैप है कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। यहाँ पे हम रफ मैप बना लेते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये कौन सा एरिया है? ये है एरिया हमें देखने को मिलता है हिमालय वाला एरिया। ठीक है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उसको हिमालयी नदियाँ कहते हैं। और ये वाला जो एरिया है ये है प्रायद्वीपीय एरिया। ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं इनको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो 2 तरीके की नदियों को हम डिस्कस करेंगे। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है, कैसे भिन्न होती हैं? जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो 12 माह बहती हैं, 12 माह बहती हैं, साल भर बहती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो साल भर नहीं बहती हैं, वो तभी बहती हैं जब वर्षा का टाइम होता है। ठीक है, अदरवाइज ये नदियाँ जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो सूख जाती हैं। ठीक है, हिमालय की अधिकतर नदियाँ कैसी होती हैं? 12मासी नदियाँ होती हैं जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने से और हिमनद के पिघलने से पानी प्राप्त होता है, इसलिए ये 12 माह बहती हैं। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र एक पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तरी जो
पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत है हिमालय पर्वत, उसके उत्तर से निकलती हैं। कहाँ से? उसके उत्तर से निकलते हैं। अगर एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो सिंधु नदी जो है वो बोखर्चू ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से? बोखर्चू ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर क्या बना दिया है? गर्ज का निर्माण कर दिया है। जब नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ अवसाद लेकर के जाती हैं और जो पहाड़ है उनको काटते हुए जाती हैं, तो उससे गर्ज बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? गर्ज बन जाते हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। तो जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो लंबाई में ज़्यादा होती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो लंबाई में कम होती हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले ये इस तरीके से पूरा पहाड़ हुआ करता था, इस तरीके से पूरा पहाड़, पर ये नदी बीच से निकल आई तो अब यहाँ पे क्या बन गया? आधा पहाड़ इधर आ गया, आधा इधर आ गया और बीच में गर्ज का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से गर्ज जो है वो बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, जब नदियाँ निकलती हैं किसी भी हिमनद से या फिर हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो वो कुछ सीधी आती हैं इस तरीके से, पर जब नदियाँ कहाँ पे आ जाती हैं? जब प्लेन एरिया पर आ जाती हैं तो उनका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है, जिसको हम विसर्प कहते हैं। मतलब सर्प की तरह लहराती हुई ये आती हैं, जिसको हम विसर्प कहते हैं। और जब ये क्या हो जाता है? जब ये डेल्टा बनाना शुरू करती हैं तो ये नदियाँ कुछ इस तरीके से बिखर जाती है। जैसे ये नदी आ रही है, इस तरीके ऐसे करके ये बिखर जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे कि ये नदी डेल्टा है। ठीक है, तो इस तरीके से नदियाँ कुछ बहती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। नदियों के वो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनके बारे में बात करें तो ये मौसमी होती हैं, वर्षा के टाइम पर ही बहती हैं, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी धाराओं में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वर्षा नहीं होती है, धूप ज़्यादा पड़ती है, तो मान लिया बहुत बड़ी नदी है उसका भी पानी कम हो जाता है और जो छोटी छोटी नदियाँ उनका पानी तो सूख ही जाता है। ठीक है, हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, पर ये कैसी होती हैं? छिछली होती हैं। फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, कहाँ कहाँ पर जाती हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण और इनकी सहायक नदियाँ भी इसमें आकर के मिलती हैं। ठीक है, बात करें हम सिंधु नदी तंत्र की, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू, अब यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे बाद में, पहले हम मैप में देखते हैं। ये रही सिंधु नदी, जिस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये रही सिंधु नदी, ये रही सिंधु नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत में कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील, क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के पास में है बोखर्चू ग्लेशियर। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ नदियाँ ही दिखाई गई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप, बोखर्चू ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद क्या करती हैं? इस वाले पॉइंट से ये भारत में प्रवेश करती है। इस वाले पॉइंट से ये भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करके जम्मू कश्मीर में जाती है, फिर लद्दाख में जाती है और यहाँ से ये क्या करती है? फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यहाँ पर अपना जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर में, ये बंगाल की खाड़ी नहीं है, ये अरब सागर है, तो अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। अब जो सिंधु नदी है इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पहली नदी यहाँ पे देखने को मिलती है चेनाब नदी। ठीक है, उसके बाद देखने को मिलती है रावी नदी, फिर आती है ब्यास नदी, फिर आती है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। तो यहाँ पे इसकी
जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। और जहाँ पर ये सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं, इस वाले पॉइंट को कहा जाता है मिठान कोट। क्या कहते हैं? मिठान कोट कहते हैं, जैसे हम थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी आप इतना देखिएगा कि ये जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकली, इस तरीके से निकलती है और यहाँ पर जाकर के अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, चलिए। कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। अभी अभी हमने देखा कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गर्ज का निर्माण करती है। कौन? सिंधु नदी। इस क्षेत्र में बहुत सी नदियां जैसे कि जास्कर, नोब्रा, सोक, हुंजा इस नदी से आकर के मिलती है। दो तरीके की ट्रिब्यूटरी होती हैं, एक लेफ़्ट होती है और एक राइट होती है। अभी हमने जो मैप में देखी वो लेफ़्ट वाली ट्रिब्यूटरी देखी, बट जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये जो लिखी हुई हैं ये राइट ट्रिब्यूटरी लिखी हुई हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटल में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर कहाँ पे मिलती हैं? ये पाकिस्तान के मिठान कोट में मिलती हैं। सिंधु नदी से मिलती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, दक्षिण की तरफ जाती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, यही तो अभी तक हमने पढ़ा। सिंधु नदी के मैदान का ढाल कैसा है? बहुत धीमा है। ठीक है, सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग भारत में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है। कौन? सिंधु नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। अभी हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा की मुख्य धारा जिसको कहा जाता है भागीरथी, क्या हो जाएगा? गंगा की मुख्य धारा जिसको कहते हैं भागीरथी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से। और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से इसमें मिल जाती है। ठीक है, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो पूछा जाता है कि गंगा कौन से भाग से पर्वतीय मैदानों को छोड़कर जो मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो वो स्थान है हरिद्वार। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा से मिलती हैं। इसमें कुछ प्रमुख नदियां हैं जो गंगा से आकर के मिलती हैं, और जो नदियां किसी बड़ी नदी से आकर के मिलती है उसे उसकी सहायक नदी बोला जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी हिमालय के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी गंगोत्री के हिमानी ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो गंगा में यमुना नदी कौन सी जगह पे जाकर के मिलती है? तो वो इलाहाबाद में जाकर के मिलती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर क्या होता है? जान मान की हानि होती है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को क्या करती हैं? उपजाऊपन प्रदान करती हैं, कृषि योग्य भूमि बनाती हैं। तो जब हम प्लेन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हम कुछ 4 टर्म के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं, एक होता है खादर, एक होता है तराई, एक होता है भावर, तराई, खादर और बांगर। तो ये 4 टर्म के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम जो हमारा एरिया आता है, खादर वाला जो एरिया आता है, वहाँ पे बताया जाता है कि जो नदियाँ होती हैं उसमें बाढ़ आ जाती है। और जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदियाँ अपने साथ क्या नई मिट्टी लेकर के आती हैं, और बाढ़ के थ्रू वो अपनी मिट्टी छोड़ करके चली जाती हैं, जो कि वो मिट्टी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इसीलिए बाढ़ जब आ जाती है तो वो मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। कौन कौन सी हैं? चंबल, इसमें सिंध भी होना चाहिए था। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कैसी होती है? कम होती है, और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है।
बाएं तथा दाहिने किनारों की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। कहाँ तक बहती है? पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में बट जाती है। एक तो होती है भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरका है। तो हुगली नदी क्या है? गंगा नदी की एक सहायक नदी है। दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये भी हुगली नदी भी मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के मिल जाती है। अभी सारी बातें हम मैप में डिस्कस करेंगे। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। तो गंगा भी मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है। जब ये मिलकर के आगे चलती हैं तो इसको हम मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को ही हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो कहाँ पर है? तो वो वेस्ट बंगाल में है। कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो उस धारा को क्या कहते हैं? उस धारा को मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ जाने वाली सुंदरी पादपों से लिया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन ही क्यों रखा गया है? क्योंकि वहाँ पे सुंदरी पादप पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, जो कि कहाँ पे है? भारत के पश्चिम बंगाल में है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं गंगा नदी को और उसके बाद हम थ्योरी वाले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से गंगा नदी निकलती है कुछ इस तरीके से, ये आपको दिख रही होगी गंगा। और यमुना नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके यहाँ पे गंगा में आकर के मिलती है। फिर ये गंगा नदी आगे जाती है इस तरीके से और इसकी सहायक नदी जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया और कोसी नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है और यहाँ पर पे आ जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से कुछ ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। दोनों जब एक साथ मिल जाती हैं तो इस धारा को हम मेघना कहते हैं। और ये क्या करती हैं? लास्ट में यहाँ पर क्या करती हैं? लास्ट में यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में डेल्टा का निर्माण करती हैं और एट द एंड ये कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? तो गंगा नदी की लंबाई होती है 2500 किलोमीटर से अधिक है। गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है। ठीक है, तो अम्बाला शहर के बारे में बताया गया है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर, परंतु उसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी की लंबाई है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। बात करें अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो अभी हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ी सी बातें को जाना था। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। जहाँ से सिंधु नदी निकल रही थी तिब्बत से, उसी के पास मानसरोवर झील के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होता है। इसकी लंबाई सिंधु से बहुत अधिक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु नदी से ज़्यादा है, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत से ही बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बरवा 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू जैसे आकार का मोड़ ले लेती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में गर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में किसके? गर्ज के माध्यम से यहाँ पे प्रवेश करती है। यहाँ इसे द्यांग के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में द्यांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, कनूला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे आकर के असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत कैसा है? शीत मतलब ठंडा और सूखा क्षेत्र है। यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। ब्रह्मपुत्र नदी में भारत यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। भारत में कहाँ से गुजरती है? उच्च
वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है। कौन सी नदी के रूप में? गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण भी ये नदी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो उसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। ठीक है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसी के कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती रहती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब बात करें अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम मैप में देखते हैं। तो ये रही यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये जो होती हैं ये हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। जैसे यहाँ से जा रही है महानदी, ये प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, पेनगंगा, गोदावरी और कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ जो हैं ये कौन सी नदियाँ हैं? ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। यहाँ पर चिल्का झील है जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यहाँ पे पुलिकट झील है जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिंगमक्की झील है, ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। ठीक है, और यहाँ पे है कृष्णा सागर झील है, ये भी केरल में है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट द्वारा होता है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है जो पूरब की ओर बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पूरब की ओर बहती हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ज्वारनमुख का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ज्वारनमुख का निर्माण करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत कैसी होती है? छोटी होती हैं। जो सहायक नदियाँ होती हैं ये भी छोटी होती हैं। बात करें अगर हम नर्मदा नदी की, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से होता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, अब भ्रंश घाटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई पहाड़ है। ठीक है, अगर पहाड़ का एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा नीचे की ओर दब जाए और ये वाला हिस्सा नीचे की ओर दब जाए तो ये पहाड़ी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। और उठा हुआ भाग जो होता है इसको हम भ्रंश पर्वत कहते हैं। ठीक है, समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गर्ज से बहती है तथा यहाँ पर नदी तीव्र ढाल में गिरती है, जहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम है धुआंधार। क्या है? धुआंधार। तो धुआंधार जलप्रपात जो है, वाटरफॉल जो है, कौन सी नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है, कुछ भागों से गुजरती है। बात करें अगर हम तापी द्रोणी की, तापी नदी की, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बेतुला जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बेतुला जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं, वहाँ से निकलती है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो दो नदियाँ हैं, ठीक है, जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। कौन कौन सी? एक तो अभी हमने नर्मदा पढ़ी और एक ताप्ती पढ़ी। ठीक है,
यह भी नर्मदा के समांतर भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई कैसी है, बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश में है, इसकी सारी नदियाँ, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ पे बहती है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार उन राज्यों में नाम से जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, तो राज्यों के नाम पर उन नदियों का नाम रखा गया है। बात करें अगर गोदावरी नदी की, तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इनका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं उनमें अपवाह तंत्र किसका सबसे बड़ा है, तो गोदावरी नदी का बड़ा है। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ पर हैं इसकी सहायक नदियाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ आकर के मिलती है। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, पूर्वा, बरदा, प्राणहिता, मंजीरा, वैनगंगा और पैनगंगा। इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं और विस्तार में, मतलब आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ है, ठीक है, जो उत्तर है, उत्तर में तो गंगा है ही, जो कि सबसे बड़ी नदी है। ठीक वैसे ही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। बात करें अगर हम महानदी की, तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। कहाँ से, छत्तीसगढ़ से होता है, तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती है, जिसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी कहाँ पे है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। कृष्णा नदी की बात करें तो ये पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से होकर निकलती है। कहाँ से, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से ये महाराष्ट्र में निकलती है। 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी, भीमा और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। द्रोणी का मतलब है कि इनकी जो नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां कौन कौन से राज्य में बहती हैं। बात आती है कावेरी नदी की। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 760 किलोमीटर। इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी। इनकी द्रोणी कहाँ पे है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ी हैं कौन सी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे कि कौन कौन सी है, दामोदर नदी, ब्रहणी नदी, बैतरणी तथा स्वर्णरेखा नदी प्रमुख इनके उदाहरण हैं, ठीक है। तो आज हमने नदियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सी नदियाँ थी, एक तो हमारी थी हिमालय की नदियाँ और एक थी प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो कि हमने अच्छे से उनको पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर में दी गई झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का, और कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।